Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NUST NET2 2026 एडमिशन्स के लिए आप लोगों का जारी है और आज है डे 6 यानी 5th फेब का आप लोगों का फिजिक्स और इंग्लिश का जो कंप्लीट पेपर है उसका सोल्यूशन करेंगे। जो बच्चों का पेपर हो चुका हुआ है, बच्चों ने आके बताया कि सर हमारे पेपर में ये एमसीक्यूज आए हुए थे, उनको रिक्रिएट किया गया, उनको दोबारा से लिखा गया कंपाइल्ड फॉर्म में और आप लोगों के सामने मैं अब उसका कंप्लीट डिटेल के अंदर सोल्यूशन करवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का अपकमिंग डेज के अंदर NUST NET2 आ रहा है तो ये डे वाइज एमसीक्यूज जो आपको पास एजुकेशन सिस्टम पे करवाए जा रहे हैं ये आप लाजमी करके जाएं, क्योंकि आप बच्चों के पेपर के अंदर इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस है। क्योंकि ये जो डे वाइज होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होंगे आप लोगों के उस पर्टिकुलर NET के लिए। यानी आप NET1 के भी कर रहे हैं, 2025 के भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में आप NET2 के भी करें अगर आपका NET2 या NET3 देने का इरादा है। NET2 आपका अपकमिंग डेज में आ रहा है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू जिनका अपकमिंग डेज में आ रहा है। इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, अपने मार्क्स को लाजमी तौर पर इस नंबर पर शेयर कीजिएगा। ये ऊपर आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे अपने मार्क्स को लाजमी शेयर करें ताकि आपकी एक कैरियर काउंसलिंग की जा सके, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कैरियर गाइडलाइन दी जा सके कि आपके इतने मार्क्स पे एग्रीगेट कितना बनेगा और किस किस डिसिप्लिन में कौन से कैंपस में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप लोगों का NET1 दिया उसमें अच्छा स्कोर नहीं था, NET2 दिया इसमें भी खुदा न खास्ता अच्छा स्कोर नहीं है, तो आप बच्चों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम अपना एक न्यू सुपर प्रीमियम बैच लेके आया है for your NET3 and NET4 preparations. You can join this super premium batch by contacting at this number 0304066600। इस नंबर को अभी सेव कर लें, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपनी डिटेल्स आपको पूरी भेजी जाएंगी, आपको तमाम डिटेल्स भेजी जाएंगी। तो आप डिटेल्स लेके अपनी पूरी कंफर्मेशन करने के बाद हमारे बैच का हिस्सा बनो, क्योंकि हमारे बैच के अंदर आपको इस तरह के रिजल्ट्स नजर आएंगे। यानी NUST में 171 का स्कोर हो, NUST में पहली मेरिट पोजीशन हो, उसके अलावा NUST के पिछले साल के टॉपर बच्चे हों, इंजीनियरिंग मेडिकल के बैकग्राउंड के, इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशंस हैं, NTS में टॉप पोजीशंस हैं, आप लोग चेक कर सकते हो कॉमसैट्स के अंदर। इसके अलावा आप लोग चेक कर सकते हो ITU के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, NAD में टॉप पोजीशंस है, मेहरान के अंदर GK में 20th मेरिट पोजीशन है, फास्ट में ओवरऑल एग्रीगेट हाईएस्ट हमारे स्टूडेंट का है अल्हम्दुलिल्लाह, फास्ट में और आप 90% से ऊपर के एग्रीगेट चेक कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सिक्योर योर एडमिशन इन 2026 ना, तो आप बच्चों को हाईली रिकमेंडेड है कि आप बच्चे बैच का हिस्सा बनो। बैच का हिस्सा बनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो आपका 160 170 में स्कोर जाए। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। इस नंबर को आप लोगों ने सेव कर लिया होगा, इसी नंबर पे अपने मार्क्स को भी शेयर कीजिएगा और इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के पेपर में हमसे पूछा गया, 5th फेब 2026 यानी डे 6 बनता है, 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ। आज का पहला क्वेश्चन है, जीरोस आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जीरो के रूल्स को पढ़ना है। अब जीरो के रूल्स में आप बच्चों को पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स याद रखो कि ये जो जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप लोगों ने जीरो के बारे में याद रखना है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। कब कब सिग्निफिकेंट है उसका भी एक तरीकाकार आपको बता देता हूं। नॉर्मली ज्यादातर केसेस में जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो इज ओनली सिग्निफिकेंट जब ये आए राइट साइड पे। यानी आए किस साइड पे? राइट साइड पे ये आए, जीरो राइट साइड पे आए और राइट साइड पे आने के साथ साथ ये आए आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद आए। ठीक है, डेसिमल के बाद आए और आए भी राइट साइड पे। इस सूरत हाल में जीरो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं 0042, मुझे बताओ क्या इसमें जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा? नहीं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं 4200, इसमें मुझे बताओ कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इसमें भी 2 होंगे। जीरो लेफ्ट पे आ जाए, राइट पे आ जाए, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बल्कि अगर वो राइट पे आ जाए लेकिन आफ्टर पॉइंट आ जाए तो अब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यू कैन चेक कि जीरो अगर राइट साइड पे था तो ये काउंट नहीं हुआ। 4200 के अंदर 2 ही रहे, लेकिन अगर 42.00 आ गया, यानी पॉइंट के बाद जीरो आ गया, तो अब ये काउंट होंगे जीरो। और अगर एक और कंडीशन बना लो, अगर मैं कह लूं कि 0.042, अब इसमें कितने होंगे? तो भाई जीरो लेफ्ट पे आ जाए ना, लेफ्ट पे चाहे विद पॉइंट आए
या विदाउट पॉइंट आए तो जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी अगर ये लेफ्ट पे है। राइट पे भी है तो तभी काउंट होगी अगर ये पॉइंट के बाद आ रही है। तो आप लोग बताएं कि जीरो इज ऑलवेज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, तो जीरो कब सिग्निफिकेंट होगी? जब ये दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग इसको ऐसे देख लो कि हमने पढ़ लिया अब तक कि अगर हमारे पास 0042 आ जाए तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, दो हैं। अगर आ जाए 4200 तो इसमें भी जीरो काउंट नहीं है, दो हैं। अगर हमारे पास 00.42 आ जाए तो अब इसमें भी जीरो काउंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगे। अगर 42.00 आ जाए तो अब काउंट होगा और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। तो अब आप लोगों को एक और भी चीज याद रखनी है, अगर 4002 आ जाए तो क्या अब जीरो काउंट होगी? यस काउंट होगी। तो हमें दो केस पता चले कि अगर जीरो राइट साइड पे आ जाए आफ्टर डेसिमल तो जीरो काउंट होगी, और अगर जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आ जाए, दो नॉन जीरो डिजिट हैं, एक 4 भी नॉन जीरो है और 2 भी नॉन जीरो है, इनके बीच में अगर जीरो इंसर्ट हुई होगी तो ये सिग्निफिकेंट होगी। तो इसी तरह ये दोनों केसेस में 4 सिग्निफिकेंट है। इस केस के अंदर भी यू कैन चेक कि इस केस के अंदर भी जीरो पहले आ रही थी लेफ्ट साइड पे तो काउंट नहीं होगी, इसमें बाद में आ रही थी तो काउंट नहीं होगी, ये जीरो भी काउंट नहीं हुई और ये जीरोस भी काउंट नहीं हुई। गॉट इट? तो जीरो कब सिग्निफिकेंट होगी? जब राइट साइड पे आए आफ्टर पॉइंट। तो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट बिल्कुल ठीक है, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो तब काउंट होती है ना। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऑन लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो तो हो ही नहीं सकती, ऑन राइट ऑफ नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन अगर आफ्टर डेसिमल का वर्ड होता तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो गए? गलत। ऑल ऑफ अबव तो फिर बन ही नहीं सकता है। ओके, इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो जब इक्विवेलेंट का बात आ जाए ना कि कौन सी क्वांटिटी किसके इक्विवेलेंट है, तो आप लोग या तो डायमेंशन से चेक कर लो उस चीज को, दोनों की डायमेंशन चेक कर लो कि डायमेंशन किसकी सेम बन रही है, या आप लोग उसके यूनिट्स को चेक कर लो, जो चीज आपको इजी लगती है, जिस चीज पे आपकी ग्रिप है। यूनिट्स पे नॉर्मली बच्चों को ज्यादा होता है। अब मुझे ये बताओ कि वेट का यूनिट क्या होता है? आप तमाम बच्चे जानते हो, बेसिक क्लासेस से पढ़ा होगा कि वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। इसी तरह जो मोमेंटम है, अब मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो वेट किसके सिमिलर फिर बनेगी? फोर्स के। फोर्स भी न्यूटन में, वेट भी न्यूटन में। तो इक्विवेलेंट बेसिकली वो किस टर्म में कह रहा है, और तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो वेट बेसिकली एक फोर्स ही होती है। ठीक है, कि जिस बॉडी का जितना मास होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी लगती है और उतना उसका फोर्स उतनी उसका वेट बन जाता है। वेट का यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। सो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बच्चों का पूछा गया, 1 फेम्टो इज इक्वल टू, ये आप तमाम बच्चों को याद होने चाहिए प्रीफिक्सेस। जैसे एटो से स्टार्ट होता है, अब एटो जो हमारे पास है वो किसके इक्वल होगा? एटो स्टार्ट होता है 10⁻⁻18 से। इसका एक शॉर्ट सा ट्रिक है कि आप लोगों ने ना इसके बाद 3 को कम करते जाओ, -15 बनेगा, फिर ये -12 बनेगा, फिर ये -9 बनेगा, और फिर ये -6 बनेगा, और फिर ये -3 बनेगा। जब ये 3 तक आ गया तो फिर एक एक स्टेप नीचे जाए, -2 -1 और फिर +1 +2 +3। जब +3 पे आए तो फिर 3 का डिफरेंस डालते जाओ, 6 9 प्लस का 9 प्लस का 12 प्लस का 15। तो एटो 10⁻⁻18 के इक्वल है। एटो के बाद फेम्टो आता है। अब जो फेम्टो है वो 10⁻⁻15 के इक्वल होता है। तो हमारे पास यही पूछा गया था कि फेम्टो किसके इक्वल होता है? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लो कि उसने हमें ये बताया हो कि 1 फेम्टो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो उसने एटो के केस में हमें बताया हुआ है कि एटो के केस में बताएं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एटो की कौन सी पावर के इक्वल है, मुझे ये बताओ -18 बड़ा है या -15 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, ये -0 के करीब जा रहा है 15, तो इसलिए ये बड़ी वैल्यू है। तो -15 इज ग्रेटर देन -18। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये -18 की वैल्यू बड़ी है -18 से, ये लेकिन कितना? 3 टाइम बड़ी है। तो अब देखो 1 फेम्टो, अगर आप लोग इसको ऐसे लिखना चाहते हो कि ये जो 1 फेम्टो है, ये 1 फेम्टो ये किसके इक्वल आएगा? ये एटो के इक्वल है। तो एटो की कौन सी पावर के इक्वल होगी? पहले एक चीज को ये समझो
क्या आपको किसी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड मल्टीप्लाई फेमटो के साथ करना है या एटो के साथ करना है? मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताई है कि एटो -18 है, फेमटो -15 है, तो ग्रेटर कौन सा है? फेमटो बड़ा है। फेमटो बड़ा है क्योंकि ये जीरो के करीब चल रहा है, जितनी वैल्यू जीरो के करीब जा रही है माइनस में तो वो बड़ी होगी ना, क्योंकि इसके पॉजिटिव होने की जल्दी चांस है, जबकि ये ज्यादा दूर पड़ी हुई है। तो फेमटो बड़ी वैल्यू, इसलिए हमें एटो से किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए हमें किससे करना पड़ेगा? 10⁻³ के साथ करना पड़ेगा। ये 10⁻³ को आप 1000 लिख सकते हो, तो 1000 एटो के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये केस हमारे पास तब बनेगा एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, मिली तक ये केस बनेगा। आगे सेंटी, डेसी के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे 1000 वाला नहीं होगा, वहां पे गैप 1 का बन जाता है, 10⁻1, तो वो 10 के इक्वल फिर आना था अगर वो केस बने। इसी तरह अगर आप किलो से ऊपर जाओ, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, एक्सा, तो उसमें 3 का गैप आता है। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 यूनिट वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो एक चीज आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक बॉक्स को बना लो। जैसे यहाँ पे हम एक पेरीमीटर से सेट कर लेते हैं। अब ये पेरीमीटर आपको हेल्प कर देगा कई चीजों को सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पे मैं एक रोटेशन को बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं रोटेशन आप लोगों के सामने बनाता हूँ, आप लोग जज करो कि ये रोटेशन कौन सी होगी। पहले एरो इधर को मैंने बना दिया, फिर एरो मैंने इधर को बना दिया, और फिर एरो मैंने इधर को बना दिया। तो आप लोग चेक कर सकते हो ये रोटेशन तो क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पे आई कैप मैंने लिख लिया, यहाँ पे जे कैप लिख लिया, और यहाँ पे मैंने के कैप लिख लिया। याद रखिए, अगर हमारे पास जो रोटेशंस हैं वो सारी की सारी क्लॉकवाइज होंगी तो वो पॉजिटिव लेनी है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होंगी तो उसको हमने नेगेटिव लेना है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है? इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर मैं आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी आई और जे को मल्टीप्लाई करवाऊं, तो मेरे पास प्लस का के आएगा। और इसी तरह अगर मैं जे और के को मल्टीप्लाई करवा दूं, जे और के को करवा दूं, तो प्लस का आई आएगा। इसी तरह अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई करवा दूं, के और आई को मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मेरे पास प्लस का जे आएगा। तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। मीनवाइल अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाऊं, यानी आई को के से करवाऊं, तो माइनस का जे आएगा, अब प्लस का नहीं आएगा। जे को पहले आई और जे को करवाया तो प्लस का के आया ना, आई और जे को मल्टीप्लाई आप करवाया है, ये चेक कर सकते हो। आई और जे को मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का के आया है, लेकिन अगर मैं जे और आई को करवाऊंगा तो अब भी आएगा के ही, लेकिन वो माइनस का आएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है 3 यूनिट वेक्टर का, आई, जे और के का। तो इन क्वेश्चंस को हल करने का एक सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप सबसे पहले इन दो को देखो, आई और जे। अब यहाँ पे कॉमा यूज किया गया है तो आप लोगों को बता दिया गया कि यू हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आई क्रॉस जे कर लूं, और साथ में मैं कर लूं क्रॉस के कैप। ठीक है, अब इसको मैंने बाहर क्यों लिखा है? आप जे और के को भी पहले कर सकते हो, लेकिन जो सीक्वेंस में लिखा है उसी तरह चलो। तो आई और जे को करोगे तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, और बाहर भी के है, के क्रॉस के, दोनों में एंगल 0 डिग्री बनेगा। देखो ना, एक भी जी एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा भी जी एक्सिस के लॉन्ग है, और जब क्रॉस को ओपन करते हैं तो साइन का फंक्शन ओपन होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। सो दैट इज वाई यहाँ पे के क्रॉस के बनेगा के स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा एंगल 0 पुट होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और साइन ऑफ 0 0 होता है। सो ओवरऑल आंसर विल बी 0। सो वी विल चूज 0, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? एनी डाउट? एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग जे क्रॉस जे इनटू आई। अब ये डॉट उसने खुद लगा दिया, तो यहां पे सबसे पहली चीज है वही आप बच्चे, तमाम बच्चे देखेंगे कि यहां पे अगर हम इसको ऐसे सेट कर ले कि हमारे पास ये रोटेशन कुछ इस तरह से होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास बन गया आई, ठीक है, यहां पे हमारे पास बन गया जे, और यहां पे हमारे पास बन गया के कैप। तो अगर मैं जे और जे को मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे तो बात ही बहुत आसान होगी, जे और जे दोनों में एंगल 0 बनेगा, तो ये बन जाएगा 0, और आगे क्या है? डॉट इनटू आई। तो 0 डॉट आई, ऑब्वियस सी बात है, 0 इनटू समथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल 0, तो ये तो हमेशा ही 0 के इक्वल आएगा ना। 0 को आप जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो
तो वो सारी की सारी चीज जीरो हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। हम जीरो को राइट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज। डायमेंशन निकाल सकते हो या यूनिट से या फॉर्मूला से। जैसे फॉर्मूला नॉर्मली आप लोगों ने बेसिक क्लासेस से पढ़ा हुआ है टॉर्क का। अब टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब यहां से आप लोग चेक कर सकते हो टॉर्क की डायमेंशन वी हैव टू फाइंड आउट। टॉर्क में आर मोमेंट आर में और फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल। फोर्स क्या होती है? एम ए। फोर्स इज व्हाट? दैट इज एम ए। एम की क्या आ गई? कैपिटल एम ए। एक्सेलरेशन की क्या होती है? एल टी माइनस टू। तो डायमेंशन ओवरऑल हमारे पास क्या बन गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हमारे पास इसकी ओवरऑल डायमेंशन बन गई। यू कैन चेक इन बी ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, a person has to cover a distance of 6 kilometer in 45 minutes if he covers one half of the distance। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग रुको, यानी वो क्या कह रहा है कि वन हाफ जो डिस्टेंस कवर किया गया वो डिस्टेंस टोटल कितना था? वो 6 किलोमीटर था। अगर आप बच्चे इस चीज को पूरा पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप 3-4 मरतबा फिर पढ़ने जा रहे हो, तो रुक रुक के इस चीज को पढ़ो और अपने माइंड में कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ जो इसके पैरामीटर्स हैं उनको पहले क्लियर करते जाओ कि डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर है। इफ ही कवर्स वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या है कि टोटल अगर 6 किलोमीटर है तो बात किसकी हो रही है? 3 किलोमीटर की हो रही है। और वो ये 3 किलोमीटर जो है वो कवर करता है इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। यानी 3 किलोमीटर वो कवर करता है 2/3 ऑफ टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कितना गिवन है? 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि उसने ये 3 किलोमीटर कितने टाइम में किया है? 2/3 ऑफ टोटल टाइम। तो वो निकाल सकते हैं ना कि वो टाइम कितना बनता है। यहां से आप लोग देख लो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 45। अब आप लोग जानते हो 3 1 3 1, तो 3 5 15। 15 इंटू 2 कितना बनता है? 30। तो इसका मतलब है उसने ये टोटल जो टाइम था ना उसमें से 30 मिनट्स लगा दिए पहला 3 किलोमीटर करने में। अब बाकी कितना टाइम बचेगा? 15 मिनट्स, क्योंकि टोटल टाइम तो 45 मिनट्स था। तो रिमेनिंग टाइम हमारे पास कितना बचा? वो 15 मिनट्स बचा। 15 मिनट्स इस तक हम पहुंच गए। अब देखते हैं हमें क्या चीज और निकालने को कह रहा है। टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी रिमेनिंग टाइम भी कितना रह गया? 15 मिनट्स रह गया। और इस 15 मिनट्स में अब वो कितना कवर करेगा? वो बाकी का 3 किलोमीटर कवर करेगा। और वो पूछ हमसे क्या रहा है? वो पूछ रहा है हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर में तो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो 3 किलोमीटर है रिमेनिंग, ये हम निकालेंगे। वो कवर करेगा 15 मिनट में, लेकिन अब वो कह रहा है कि हमें मिनट में नहीं, हमें ऑवर्स में करना है। तो सिंपल सी बात है, 15 मिनट को हम किस में कर लेंगे? ऑवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो सिंपल, अगर 15 मिनट है, ये ऑवर्स में जा रहा है बड़े यूनिट में, तो 60 पे डिवाइड हो जाएगा। आप लोग जानते हो 15 4 60 होता है। तो हमारे पास कितना बन गया? ये 15 मिनट्स विल बी इक्वल टू 1/4 आवर्स। अब यहां पे हमें निकालनी उसकी स्पीड है। एज वी नो कि एक फेमस फार्मूला हम लोगों ने डिस्टेंस का पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू V इंटू टी। Here you can easily find out speed। अब स्पीड किसकी इक्वल आएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप बच्चे मुझे बताएं कि डिस्टेंस हमारे पास कितना है? रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल तो 6 था। 6 में से जो पहला 3 किलोमीटर है वो 30 मिनट्स में कवर कर चुका है। अब रिमेनिंग जो 15 मिनट्स है उसमें वो बाकी का 3 किलोमीटर करेगा। तो बाकी का 3 किलोमीटर इधर आ गया और वो टाइम कितना था? 15 मिनट्स था। उसको और में किया तो 1/4 बना। आप लोग जानते हो बटे का बटा ऊपर जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। तो 4 इंटू 3 12। स्पीड निकाली है तो यूनिट क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? तो ये आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास कहीं पे ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ऑप्शन में लिखा हुआ है, दैट इज सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? इस क्वेश्चन को एक दफा मैं दोबारा आप लोगों को करवा देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन था अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। एक पर्सन को 6 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है 45 मिनट्स में। इफ ही कवर्स वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब वन हाफ का मतलब ये है कि जो 6 किलोमीटर था ना, इसका हाफ कर दो तो 3 किलोमीटर। अपने माइंड में पहले एक
कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो कि 3 किलोमीटर की बात हो रही है और वो किस में कवर करेगा, इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। तो मैंने क्या किया कि जो 3 किलोमीटर था यानी 1/2 डिस्टेंस, ये वो कवर करेगा 2/3 किसका, ऑफ टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना था, 45 था। तो मैंने निकाल लिया कि 2/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाया जाता है, मैथ का रूल होता है 45 का 45, तो ये 30 मिनट्स बना, 15 × 2 30। तो ये वो 30 मिनट्स में पहला 3 किलोमीटर करेगा। आगे वो कह रहा है कि टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, अब वो रिमेनिंग भी कितना है, 3 ही है, रिमेनिंग डिस्टेंस भी 3 है, वो 3 किलोमीटर 15 मिनट में करेगा। ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि 30 मिनट्स से पहला 3 किलोमीटर ले गया। अब बाकी 15 मिनट्स बचते हैं क्योंकि टोटल टाइम 45 मिनट्स है। तो अब वो 15 मिनट्स के अंदर बाकी का 3 किलोमीटर करेगा। 15 मिनट्स को हम ऑर्स में करेंगे तो मिनट्स को डिवाइड कर लिया हमने 60 से, एक और में 60 मिनट है और एक मिनट में कितने और होंगे, 1/60 होंगे। तो उससे मल्टीप्लाई किया हमने, या कह लो कि 60 पे डिवाइड किया, 1/60 से मल्टीप्लाई किया या 60 से डिवाइड किया, तो ये 1/4 ऑर्स बना। अब हमें स्पीड निकालनी है, S = VT है, V आ गया S/t, तो S डिस्टेंस 3 था और T हमारे पास 1/4, तो 4 × 3 दैट विल बी 12, लेकिन निकला किसमें, किलोमीटर पर ऑवर में, जिसमें पूछा हुआ था। और यहाँ पे हमने कन्वर्जन भी की थी मिनट टू ऑर्स के अंदर। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 होगा। मैन ड्राइविंग अ कार ऑन बिजी रोड, यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन 0 होगा। अब बिजी रोड पे कर रहा है तो कहीं पे वो स्पीड को कम कर रहा है, कहीं पे स्पीड को ज्यादा कर रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। सो वी कैन से कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। एज यू नो कि एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रॉक रोलिंग डाउन अ माउंटेन, तो वो डाउन माउंटेन आ रहा है तो माउंटेन से भी कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कभी उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अ लगेज इन फ्लाइंग एयरप्लेन, एयरप्लेन की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, नहीं होगा, 0 होगा। सो हम कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। अ कार ऑन रफ रोड, रफ रोड के ऊपर भी आप लोग जानते हो कि फ्लक्चुएटिंग कार होती है, फ्लक्चुएट करके जा रही होती है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है रफ रोड पे भी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एवरीबॉडी क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलास्टिक कुलयन, इलास्टिक कुलयन में हमारे पास क्या होता है, याद रखें इलास्टिक कुलयन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। सो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट ऑप्शन इफ यू वुड आस्क इन इलास्टिक कुलयन, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो, ये नहीं कहना कि इन इलास्टिक कुलयन, ये इन इलास्टिक कुलयन नहीं है, इन इलास्टिक कुलयन ऐसे मिला के लिखी जाएगी, ठीक है, ये इन इलास्टिक कुलयन है, तो ये इन इलास्टिक है। वो कह रहा है इन इलास्टिक कुलयन, यानी इलास्टिक कुलयन के अंदर क्या होगा, दोनों कंजर्व हो गए। अगर वो कहे ना कि इन इलास्टिक कुलयन जो होती है इन इलास्टिक कुलयन है, उसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, ठीक है, उसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। टोटल एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों कंजर्व रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या ये कंजर्व रहती है, नो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो वो बाकी की एनर्जी जाती किस में है, वो बाकी की एनर्जी या तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या हीट में कन्वर्ट हो जाती है, या किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने में। गॉट इट। तो इन इलास्टिक कुलयन के अंदर क्या होगा, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गॉट इट, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप तमाम बच्चों को, ये क्वेश्चन क्लियर है आप तमाम बच्चों को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, A body of mass m moving with velocity v has a kinetic energy k if its velocity is increased by 25%। अब यहाँ पे एक चीज को याद रखो, जब परसेंटेज में इंक्रीमेंट दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगर वेलोसिटी 25% बढ़ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 100 मान लिया, ठीक है, 100% मान लिया, ठीक है। तो जब वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये 125% होगी, कितनी होगी, 125। व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोग एक चीज को जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 12 mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जब सारी वैल्यूज अपनी जगह पे एज इट इज हैं। अब हमारे पास जो न्यू काइनेटिक एनर्जी बनी वो कितना हो जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग्स। वो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से चेंज हो गई। अब वेलोसिटी हमारे पास कितनी बन गई, 125%। अब 125% को आप लिख सकते हो 1.25, आप लिख सकते हो 1.25। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं 125%, गॉट इट। और ऊपर हमारे पास क्या है, स्केल है, लेकिन मैं साथ परसेंट भी लाजमी तौर पे लिखूंगा। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि एक बॉडी का मास m है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, k थी। अब उसकी वेलोसिटी को 25% बढ़ा दिए तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, वो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है ना, जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइनल कह देता हूँ। इनिशियल तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो एज इट इज है, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं है किसी चीज का। उसमें मास m है, वेलोसिटी v है, अनचेंज्ड है, अनऑल्टर है। अब यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें दिखी उसमें क्या हुआ, उसमें वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई। पहले कितनी थी, 100%, मान लो पहले थी 1%, फिर उसमें 0.25 बढ़ा तो 1.25 हो गया, ऐसे कह लो। ये ऐसे कह लो कि पहले वेलोसिटी 100% थी, 25% बढ़ी तो 125% आ गई। अब आप लोग एक चीज को जानते हो कि परसेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे परसेंट लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/100। तो अगर 125% लिख रखा है तो कैन आई राइट 125 डिवाइडेड बाई 100, द आंसर विल बी 1.25, गॉट इट। तो हमारे पास जो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, जो न्यू है ये इसको फाइनल कह लो, दैट विल बी हाफ एम। अब आगे देखो, ये जो वेलोसिटी है ये कितनी होगी, 1.25। ये 1.25 किसका होगी, पहले वाली वेलोसिटी का हो गया, ऊपर स्क्वायर भी आ गया। अब ये जो वी स्क्वायर बनेगा इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो वी स्क्वायर बना इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, 1.25 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो 1.25 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1.25 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 के साथ। अब अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करना तो पॉइंट को इग्नोर कर दो। इसका एक तरीकाकार आप बच्चों को समझा देता हूं कि ऐसी मल्टीप्लिकेशन ऐसे की जाती है कि 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.25। अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ जाए डेसिमल के अंदर तो कैसे करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर दें। 5 5 25, 5 टेकन 2, 5 2 10 और 12 2 आ गया, टेकन 1, 5 1 और 6 आ गया। यहाँ पे क्रॉस 5 2 10 0 टेकन 1, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2 आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे 1 5 1 5 और 1 2 2 और 1 ये 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो ये 5 हमारे पास इधर आ गया, उसके बाद ये 2 हमारे पास इधर आ गया, उसके बाद 10 और 16 6 इधर आ गया, 1 इधर गया तो ये 5 बन गया और ये एंड वाला 1 का 1 आ गया। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आया। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो हमें पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट होने चाहिए। काउंट किधर से करेंगे, राइट साइड से, 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। सो 1.25 इंटू 1.25 द आंसर विल बी 1.5625। विदाउट कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट, गॉट इट। अब 1.56 हमारे पास बन गई वैल्यू इसकी। तो सो आई विल राइट कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी मिली, ये 1/2 mv² और आगे बन गई 1.5। मैं इसको 1.5 ही कह लेता हूं। अब ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी या न्यू काइनेटिक एनर्जी ये हाफ mv², ये पूरी की पूरी क्या इनिशियल थी, बिल्कुल इनिशियल थी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास हाफ mv² है ये ओल्ड थी, यानी काइनेटिक एनर्जी न्यू थी, इनिशियल थी। उसका ये कितना बन गया, 1.5 टाइम बन गया। यानी कि ये फाइनल आप लोगों के पास आंसर आ गया। जो हमारी न्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का 1.5 हुई। अब 1.5 आप लोग देखोगे तो आपको डायरेक्ट तो नहीं गिवन है, यानी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाले का 1.5 हुई है। आप लोग आंसर चेक कर लो 1.5 किसका बन रहा है। अब बहुत ही एक छोटा सा और बेसिक सा ट्रिक है, खुद देखो। 34 न्यूमिनेटर में वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर में बड़ी है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं है तो ये भी गलत हो गया। 12 डिवाइडेड बाई 45 है, ये भी
यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं बन सकता। 23 ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 25/16 1.5 समथिंग बनेगा। सो इट मींस कि यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। दैट इज एंट्री टेस्ट। ये एंट्री टेस्ट है आप लोगों का कि जिसमें आपको ऐसे आंसर्स को जज करना होता है। यू आर नॉट सॉल्विंग योर बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें आपको एग्जैक्ट वो चीज को निकाल के सामने लेके आना है। तो ये एंट्री टेस्ट की गेम होती है जिसमें आपको टाइम मैनेज करके चलना है, जिसमें आप ये एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हो। यहां पे जब आपको पता चल गया था ना कि हमारी वैल्यू 1.25 है, इसका स्केल लेंगे तो ये इससे कुछ बड़ा होगा, तो यहां पे ही आप लोग चेक कर सकते थे कि हमारे आंसर में ये तो पॉइंट समथिंग, ये भी पॉइंट समथिंग, ये भी पॉइंट समथिंग, यानी ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो देखो उन्होंने ऑप्शन भी ऐसे दिए होते हैं कि जिसमें आपको इजिली जज हो जाता है। गॉट इट? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। अब वर्क डन को आप लोग जानते ही होंगे कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। अब यहां पे आप लोग जानते हो कि कॉज ऑफ 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री और कॉज ऑफ 0 1 होता है, तो हमारे पास वर्क कितना आ गया, एफ डी आ गया। और यही देख लो हमारे पास वर्क डन एफ डी मैक्सिमम आ गया। तो मैक्सिमम किस पे आता है, व्हेन वी आर हैविंग द एंगल 0 इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि हमारे पास जो फोर्स है वो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और जो हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा कवर हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे मान लो कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा। अगर तो ये थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट पैरेलल आ जाए। अब एग्जैक्ट पैरेलल में तो यही केस बनेगा, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। ये पैरेलल नहीं, ये तो अप्रोक्सीमेटली 30 या 25 के करीब का एंगल है। गॉट इट? तो ये बेसिकली हमारे पास है एंगल थीटा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। गॉट इट? ओके जी। तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम, अगर 90 डिग्री होगा यानी परपेंडिकुलर होगा तो वर्क विल बी 0 यानी मिनिमम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ यू। अब यू कहते हैं एब्सोल्यूट एनर्जी को, है तो एनर्जी की डायमेंशन में निकालनी है, तो एनर्जी की आप किधर से निकाल सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, इधर से निकालो, ये एम जी एच से भी निकाल सकते हो। एम की क्या बन गई, कैपिटल एम बन गई। एल वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर ले लो, तो ये बन गया एम, और L का स्क्वायर बना तो L स्क्वायर, और T का स्क्वायर बना तो T माइनस 2। तो यू कैन चेक एम एल स्क्वायर T माइनस 2, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इज दैट क्लियर? ओके जी, 100% क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन प्लेज द सेम रोल एज मास इन लीनियर। ये तो मेरे ख्याल में मैट्रिक में भी कई बार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ओ लेवल के अंदर, इंटर के अंदर भी, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन के अंदर, जो कि लीनियर मोशन के अंदर मास का रोल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम होता है जो प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है, दैट इज जाउल सेकंड। जाउल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट का भी होता है, एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड एंड प्रेशर रिलेशन ऑफ ए फ्लूइड इज गिवन बाय। अब स्पीड और प्रेशर का जो रिलेशन है वो बर्नौलीज ने भी आपके ख्याल में दिया होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट रिलेशन है ना स्पीड और प्रेशर का, वो डिफाइन किया है वेंचुरी रिलेशन ने। सो वी विल चूज वेंचुरी रिलेशन, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। गॉट इट? वेंचुरी रिलेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज। हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 और एक 180, सिंपल 80, 120 से
80, यानी 80 जो हमारे पास डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक 120, तो 120 टू 80 तक ये होता है प्रेशर जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का है। इन अ रिवर फ्लो ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो मिडल के अंदर जो वाटर रिवर का फ्लो होगा वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद ये आपकी सिंपल बुक लाइंस है। उसके बाद है अ ब्लॉक ऑफ mass m2 kg is attached to an ideal spring of spring constant given है। The block is at rest and its equilibrium position. An impulsive force acts on the block giving in its initial speed 2 मीटर per second. Find the amplitude of the resulting oscillation. अब यहाँ पे जो चीज मुझे समझ आई है कि एक 2 kg का mass है, स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो रेस्ट पे था इक्विलिब्रियम पोजीशन में, फिर एक इंपल्सिव फोर्स लगी है, तो आप खुद देखो उसमें वेलोसिटी आ गई है 2 मीटर पर सेकंड की। अब वो 2 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी आई और पूछ हमसे एम्पलीट्यूड रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस को बोला जाता है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसा सिनेरियो डेवलप किया गया है कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी, पहले हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी। सो कैन आई यूज अ रिलेशन ना कि काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ही है, और ये सारी की सारी इक्वल होगी किसके इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब एक्स नॉट का स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड। सो कैन आई से कि ये हाफ आपसे कैंसिल हो गया, तो एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब मैं इसको ए स्क्वायर कह लिया, या इसको आप एक्स नॉट स्क्वायर ही लिखा रहने दो, एम्पलीट्यूड है ना। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड वी हैव टू फाइंड आउट, तो ए स्क्वायर मैंने साइड पे कर लिया, तो ये एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लें, मास कितना है उस बॉडी का 2 kg है, वेलोसिटी कितनी है वो भी 2 है, चेक कर ले, मास 2 kg, वेलोसिटी भी 2 है, और k की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ पे आई विल यूज के 2 और वेलोसिटी कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अगर बच्चे यहाँ से कंफ्यूज ना हो जाओ, अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर ही, और नीचे हमारे पास k की वैल्यू कितनी है 200 है। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि a स्क्वायर विल बी व्हाट, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 200 हमारे पास बन गया। अब आप लोग जानते हो कि अगर यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये किसी पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 4 पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 2 पे अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 4 8 और 2 1 और 100 आ गया, तो ये कितना बन गया 4 डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगी, ऐसे ही है, यानी 1/5। तो 1/5 या 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी व्हाट, दैट विल बी a इज इक्वल टू 1/5। अब 1/5 बन गया, 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.2, क्या मैं इसको 0.2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आंसर पॉइंट में गिवन है। तो 0.2 कहाँ पे लिख रखा है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सो आई विल चूज सी ऑप्शन एज अ राइट ऑप्शन। गॉट इट, क्लियर है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है। सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी थी, वेलोसिटी थी ना, तो और फिर पूछा हुआ एम्पलीट्यूड था, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, के एक्स नॉट स्क्वायर। ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है ये एम्पलीट्यूड है, इसकी जगह पे ए स्क्वायर लिख लिया, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड को साइड पे किया, ए स्क्वायर था तो ए सिंपल निकाल लिया 2/10। ऐसे भी कर सकते हो 1/25, 1/5, 1/5.2 होता है। मैंने इसलिए स्टेप वाइज किया क्योंकि यहाँ पे 2 भी दिख रहा था, 3 भी दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना बनती हो, तो इसलिए हमने इसको एंड तक चेक किया, तो वो 0.2 ही बना, 0.2 विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, तो ये अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। गॉट इट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ t इज टू बी कंसिडर टू 3t, यानी टाइम पीरियड 3 टाइम हो रहा है, तो पेंडुलम की लेंथ कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन सिंपल सी होती है कि टाइम पीरियड इज व्हाट, दैट इज 2 पाई इंटू लेंथ अपॉन में g, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ को 9 टाइम्स कर दूं, 2 पाई इंटू 9l अपॉन में g, अब आप लोगों को पता है 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो वो 3 बाहर आएगा, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास न्यू टाइम पीरियड बना वो 3 इंटू इनिशियल वाला टाइम पीरियड, क्योंकि आगे 2 पाई एल अपॉन जी तो इनिशियल वाला ही है, तो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड है ये कब हमारे पास 3 टाइम्स होता है, जब हम लेंथ को 9 टाइम्स कर दें, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा 9 टाइम्स बनेगा। गॉट इट, ओके।
उसके बाद ये बड़ा फेमस ही आइडेंटिटी, आप लोगों ने कई मरतबा पढ़ी भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव्स, वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। दो ही हमारे पास इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, एक ट्रांसफर वेव्स है, मैकेनिकल वेव की टाइप है, और एक लॉन्गिट्यूडनल भी मैकेनिकल वेव है। ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है नॉर्मली कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं और वेव प्रोपागेशन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल हैं और जो वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन है वो दोनों आपस में पैरेलल है, यानी अलोंग है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लू कलर्ड सोर्स इज सीन रेड, यानी ब्लू जो कलर है वो रेड कब होता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज को ये देखें कि जो नॉर्मली ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर है, ब्लू कलर की वेवलेंथ स्मॉल होती है, ठीक है, और रेड की जो लैम्डा होती है वो लार्ज होती है। याद रखो अगर हमारे पास कहीं पे एक सोर्स पड़ा हुआ है, अगर कहीं पे हमारे पास एक सोर्स पड़ा हुआ है, इस सोर्स के अंदर से और यहाँ वेव्स निकल रही हैं और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, अगर तो ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा ना तो वेवलेंथ कम होती जाती है, कंप्रेस होती जाती है, और कौन सा कलर शो होगा, ब्लू कलर शो होगा। कौन सा कलर शो होगा, ब्लू कलर शो होगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे ब्लू कलर शो होगा। लेकिन अगर यही इससे अवे जाए, यानी सोर्स अवे जाए किससे, ऑब्जर्वर से, तो फिर जो कलर शो होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि वेवलेंथ तो अब बढ़ेगी। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, रेड की, तो फिर कौन सा कलर शो होता है, रेड शो होता है। तो याद रखो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो वेवलेंथ कंप्रेस होती है, कम होती है, और ब्लू कलर शो होता है, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी और रेड कलर होगा। तो अब वो कह रहा है कि ब्लू कलर दिखाई दिया रेड, तो इसका मतलब है कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है ना, तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो क्या ये अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन बना? So we will choose alpha option is a right option. Everybody clear? Alpha option is a right option. Alpha option को हमने मार्क कर लिया करेक्ट। ओके जी, क्लियर है। इसका क्या बना हमारे पास, अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन द सोर्स मूव्स टुवर्ड एन ऑब्जर्वर, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एज परसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर परसीव करेगा फ्रीक्वेंसी को वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगी, क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है ना। देखें सोर्स किसकी तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, तो सोर्स का ऑब्जर्वर की तरफ जाना, सोर्स का ऑब्जर्वर की तरफ जाना किसको शो करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। उसके बाद है हमारे पास then the following which of the following can be the objective of polarization। पोलराइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल बुक लाइन थी आपकी, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास विच कांस्टेंट मींस कांस्टेंट। भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, क्यों? क्योंकि अगर आप रेयर से डेंसर में जाओ, डेंसर से रेयर में जाओ तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कांस्टेंट ही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी फिर चेंज कब होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स डिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सोर्स डिपेंडेंट। ये सोर्स पे डिपेंड कर रही होती है, सोर्स उस ट्यूनिंग फोर्क पे डिपेंड कर रही होती है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही होती है? उस ट्यूनिंग फोर्क्स पे डिपेंड कर रही होती है जिस ट्यूनिंग फोर्क को हिट करने से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट की गई है। ये ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती सोर्स डिपेंडेंट है, जिस सोर्स से ये प्रोड्यूस की गई है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कौन सी चीज कांस्टेंट, विच रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया आप बच्चों को? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी मिल जाएंगे, तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस इज डबल। फ्रिंजेस का अगर डिस्टेंस डबल कर दिया गया, इसका मतलब या वेवलेंथ डबल होगी या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन डबल होगा, क्योंकि जो ये डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस है ना, ये y इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के भी है और एल के भी है। अब लैम्डा किसको बोलते हैं? वेवलेंथ। एल किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। स्लिट कहते हैं ना सेपरेशन बिटवीन टू पोर्स, जो दो होल होते हैं उनके बीच में सेपरेशन को स्मॉल डी कहते हैं।
तो ये बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस यानी कैपिटल एल के और वेवलेंथ के। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट वो चीज नहीं है, ये तो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी के तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्मॉल डी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड बी फिर कैसे हो सकता है, नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई विल चूज, वी विल चूज अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। एंट्रोपी बेसिकली जब मेल्टिंग ऑफ आइस होगी तो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है एज अ रिजल्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस की भी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये भी सिंपल आपकी बुक लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, बुक के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास Cp इज इक्वल टू 10, Cv इज इक्वल टू 3, तो जनरल गैस कांस्टेंट क्या होगा, मेयर्स रिलेशन के अंदर से आपसे पूछा गया। अब याद रख लो जो मेयर्स रिलेशन है वो क्या है, मेयर्स रिलेशन इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब Cp की वैल्यू कितनी है, 10 है, Cv की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, R की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, विच इज इन बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन एंड हो गए। ऑल अबाउट योर फिजिक्स पोर्शन दैट्स बीन इन योर 5th Feb पेपर डे 6। आज आप बच्चों का जो नेक्स्ट NET2 हुआ डे 6 का, उसमें फिजिक्स के जो MCQs पूछे गए दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब वीडियो से, बैच से या नोट से या FLP से या मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे हो, अपने मार्क्स को भी लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। ये ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हो। आपके कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी, आपको बेहतरीन गाइडलाइन दी जाएगी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपका 1-on-1 कांटेक्ट होगा, वो आपको बताएंगे। आप अपनी कोई भी क्यूरी को रिजॉल्व कर सकते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मुझे किस डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कैंपस में आपका एग्रीगेट बन सकता है अच्छी फील्ड में। तो तमाम आप लोगों की क्यूरीज जो होती हैं वो आप लोगों को एड्रेस की जाती हैं। मीनवाइल आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी तमाम अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं। अगर आप लोगों का NET1 दिया उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं था, NET2 में भी अच्छा स्कोर नहीं आ सका, तो इसके एक कम्प्रीहेंसिव तैयारी के लिए, NET3 और NET4 की तैयारी के लिए आप पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आप लोग इस ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने अगर आप नस्ट, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था फिजिक्स का पोर्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पोर्शन, उनको हम जरा देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर आज हमारे पास जो 5th Feb का यानी डे 6 का पेपर है, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें पूछी गई। पहले है आई विल कीप वॉच वाइल यू चेक हिज फाइल्स। कीप वॉच का मतलब क्या होता है, विजिलेंस, विजिलेंस लुक आफ्टर करना, देखते रहना। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है एनालॉजी का क्वेश्चन। अब एनालॉजी बेसिकली क्या होता है, रिलेशन होता है। एनालॉजी लाइक वेल फेस, वेल नकाब को कहते हैं। अब वेल फेस को मैं ऐसे रिलेट करूंगा कि निकाब किया जाता है फेस को कवर करने के लिए, तो पेन से इंक कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। हालांकि पेन और इंक का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इस रिलेशन के मुताबिक ये रिलेटेबल नहीं बनेगा। जैसे कार और रोड बिल्कुल रिलेशन है, तो जैसे कहो ना, फेस को कवर करने के लिए वेल किया जाता है, इंक को कवर करने के लिए पेन यूज किया जाता है, नो वे। रोड को कवर करने के लिए कार्स होती हैं, नो वे। ट्री को कवर करने के लिए बुक्स होते हैं, नो वे। स्टेज को कवर करने के लिए कर्टन होता है, यस। तो डेल्टा ऑप्शन में आप खुद ही सोचो कि आपको एक प्रॉपर एक सिमेट्री दिख गई, सो दैट इज व्हाई डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है ब्रेसलेट ज्वेलरी। अब ब्रेसलेट बेसिकली एक ज्वेलरी के टाइप है, यानी ज्वेलरी के अंदर एक टाइप होती है ब्रेसलेट, जो ये पहना जाता है हाथों वगैरह पे, ठीक है ना, ये इस पे रिस्ट पे पहना जाता है ब्रेसलेट। तो अब देखो ज्वेलरी के टाइप है ब्रेसलेट, ये कह लो कि ब्रेसलेट इज अ टाइप ऑफ ज्वेलरी। तो आयरन की क्या एक्स होगा, नो। टैबी कैट होगा, यस। टैबी भी बेसिकली एक कैट होती है जो कि पेट कैट के तौर पे यूज होती है, जो कि कैट की कैटेगरी से बिलोंग करती है। सो दैट इज व्हाई हमारे पास जो एनोलॉजी बनेगी वो बनेगी ये टैबी और कैट। गॉट इट? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जनरस। अब जनरस का एंटोनिम क्या होगा? जनरस मेहरबान, काइंड को बोलते हैं, बेनिवोलेंट को बोलते हैं, तो इसका बनेगा सेल्फिश, जो खुद गर्ज है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इंस्पेक्टर मोर्स कुडंट contain his scorn for the police commissioner, he was imprudent enough to make dash marks about his superior officer। तो यहाँ पे बेसिकली ना पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया जो कि स्कैदिंग बनेगा। तो स्कैदिंग विल बी द राइट ऑप्शन, ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है यानी कि सख्त अल्फाज को स्कैदिंग वर्ड्स बोला जाता है। सिनोनिम ऑफ इनविटिएबल, तो जो इनविटिएबल होता है बेसिकली वो कहते हैं जो बनता है अनअवॉइडेबल। तो इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का होगा बिटर, एक्रीमोनियस का क्या होगा, दैट विल बी बिटर। उसके बाद है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट, एब्रोगेट का बेसिकली होगा रेपुडिएट, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आज जो पूछा गया पेपर में सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल, प्रोडिगल का सिनोनिम क्या होगा, दैट विल बी वेस्टफुल, डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ इनवायलेबल, इनवायलेबल को होता है अनऑल्टरेबल, जिसको बदला ना जा सके, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज इनवायोलेबल। इनवायोलेबल वायलेट करना, जिसको बदल देना, इनवायोलेबल जिसको ना बदला जा सके यानी अनऑल्टरेबल। उसके बाद सिनोनिम ऑफ एगॉग, एगॉग का होता है ईगर, ठीक है, किसी चीज के लिए पुरजोश होना। उसके बाद है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बेसिकली होता है चीजों को कंबाइन करना, इंटीग्रेशन जैसे चीजों को कंबाइन करके बताती है। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ सीरियस, सीरियस का बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट हमारे पास होगा सीरियस का सिग्निफिकेंट, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ बेल, बेल का होगा रेजिस्ट, तो हमारे पास राइट ऑप्शन बन गया सी ऑप्शन। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ एक्सम, एक्सम का सिनोनिम क्या होगा, दैट विल बी इरिटेटिंग, तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बैशफुल, जो शाय होता है, शर्मिला होता है, उसको बैशफुल कहते हैं। तो हमारे पास शाय बन जाएगा, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। सिनोनिम ऑफ बैशफुल, बैशफुल का शाय बनेगा। फिर सिनोनिम ऑफ एब्निगेशन, एब्निगेशन का क्या बनेगा, दैट विल बी रिफिल, रिजेक्शन, एग्रीमेंट या कंडीशनल। तो इसका आप तमाम बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि आप बच्चों के पास एब्निगेशन, एब्निगेशन का सिनोनिम क्या बनेगा, रिफिल, रिजेक्शन, एग्रीमेंट या कंडीशनल। तो चेक करो क्या रिफिल बनेगा या रिजेक्शन बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा या कंडीशनल। फिर सिनोनिम ऑफ एब्रोनिगेन, एब्रोनिगेन का सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी नेटिव, बशिंदे। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफ, जो कैटास्ट्रोफ है इसका सिनोनिम क्या बनेगा, दैट विल बी डिजास्टर, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, ठीक है, नागहानी आफत वगैरह। उसके बाद है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और प्रोक्लेमिंग, प्रोक्लेमिंग बेसिकली डेक्लेरेशन को बोला जाता है, किसी चीज को डिक्लेयर करना, ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है सिनोनिम ऑफ वेल्टर, वेल्टर का क्या होगा सिनोनिम हमारे पास, वेल्टर का होगा जंबल, तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, गॉट इट, राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ जक्सटापोजिशन, जक्सटापोजिशन का सिनोनिम क्या होगा, नियरनेस, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन पूछा गया एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन बोला जाता है जो अनस्टेडी हो, अनस्टेडी हो, ठीक है ना, जो ऐसे लड़खड़ा के चल रहा हो, जैसे अभी मैंने आपको ये वर्ड बोला भी था, जैसे रफ रोड के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो वहां पे अनस्टेडी होता है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, बी स्टेडी। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बन गया, राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल का एंटोनिम क्या बनेगा, मार्जिन, सिंक या इंटेंगल या अनरिलेट, तो एम्ब्रॉयल का अनरिलेट बन गया एंटोनिम। उसके बाद गोगल आइज पे पहने जाते हैं, तो यानी आइज को कवर करने के लिए गोगल और हेड को कवर करने के लिए कैप यूज की जाती है, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जैसे देखो ना, ये तो नहीं ना हो सकता है कि शाइन को कवर करने के लिए सन है, ऑयस्टर को कवर करने के लिए पर्ल्स हैं, टूथपेस्ट को कवर करने के लिए टूथ ब्रश है, तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता, टूथपेस्ट को कवर करने के लिए टूथ ब्रश है, तो ये नहीं है।
तो ये टूथ ब्रश वाला भी नहीं बनेगा, हेड को कवर करने के लिए कैप होगा। तो ये एनालॉजी बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट बन रही है। उसके बाद आज आप लोगों के पेपर में पूछा गया स्पेयर कैनन बॉल है, तो कैटेगरी को बताया जा रहा है स्पेयर कैनन बॉल। तो एप्पल, बनाना और मैन, वुमन, डक, ड्रेक, काइट, स्काई। तो कैटेगरी देखो, जैसे एप्पल, बनाना ये दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे ये वॉर्स के अंदर यूज किए जाते हैं स्पेयर्स और कैनन बॉल्स। स्पीक टंग, जुबान से बोला जाता है, ठीक है। स्पीकिंग होती है टंग से, नाइफ से कट किया जाता है। लाइट विजिबिलिटी, ट्रक लोड, बैन, इन्वेंशन। तो चेक करो, स्पीकिंग टंग यानी स्पीकिंग होती है टंग की वजह से, ठीक है। या आप ये कह सकते हो बोलते हैं जुबान की मदद से, तो काटते हैं चाकू की मदद से, कट यानी नाइफ है। तो क्या ये रिलेशन इसका बन रहा है ना कि स्पीकिंग होती है टंग से, तो नाइफ से क्या होता है, कट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि लाइट से विजिबिलिटी होती है, हाँ, तो ये इसका एग्जैक्ट बनेगा आई गेस सो, ठीक है। ये लाइट ये ज्यादा एक्यूरेट बन रहा है। जैसे देखो ना, स्पीकिंग होती है टंग से, तो नाइफ से कट होता है, तो ये कट पहले होना चाहिए था ना। जैसे देखो ना, वो बोलना, वो एक्शन पहले है, यानी स्पीकिंग एक एक्शन है बोलना, तो स्पीकिंग किससे, टंग से। तो इस तरह कट पहले होना चाहिए था ना कि कट और नाइफ, तो इसलिए गलत हो जाएगा। लाइट से विजिबिलिटी होती है, लाइट से विजिबिलिटी होती है, तो ये इसको मार्क कर लेंगे। गॉट इट। उसके बाद है एनोनिमस, का मतलब होता है अननेम्ड, जिसका कोई नाम नहीं होता है। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाम होता है बट वो प्रोक्लेम नहीं होता, डिक्लेयर नहीं हुआ। ओके, तो ये थे हमारे पास सारे इंग्लिश के क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू एस योर नेक्स्ट एनईटी 3 और एनईटी 4, इस नंबर को सेव कर लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लें, अपनी डिटेल्स लें आप लोग कंप्लीट बैच के बारे में, और उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बनो। अब बैच में आना ज़रूरी क्यों है, आप लोग ये पहले रिजल्ट्स चेक कर लो कि पास एजुकेशन सिस्टम के जो बैच के स्टूडेंट के रिजल्ट होते हैं वो किस लेवल के होते हैं। आप लोग चेक कर सकते हो कि बैच के अंदर जो हमारे बैच के अंदर स्टूडेंट्स हैं ना, उनका रिजल्ट किस लेवल का होता है। यानी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो बैच के जो बच्चे हैं उनका नस्ट के, अगर मैं सिर्फ आपको रिजल्ट शो करूँ ना, तो नस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो 2024 में हमारे बच्चे ने 168 लिया, 169 लिया, फिर 168 लिया। ये टॉपर बच्चे अपने तीनों राउंड के। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन का मतलब आप लोग जानते हो कि सबसे ज्यादा एग्रीगेट इस बच्चे का है। फिर नस्ट के अंदर 171 का स्कोर मौजूद है। तो इफ यू पिस्ट एनईटी, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका नस्ट के अंदर एडमिशन हो, नस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो मैक्सिमम बच्चे ये एक चीज अपने साथ नाइंसाफी करते हैं कि वो टाइमली चीज़ों को नहीं करते हैं, वो टाइम वेस्ट बड़ा कर देते हैं। यानी देखो ना, एनईटी 1 भी गुजार दिया, 2 भी गुजार दिया, अभी तक आप उसी फ्लो में अपनी रूटीन उसी को लेके चल रहे हो। तो अपनी रूटीन को बदलें आप लोग। ये इदारा आपके पास पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है जिनका आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट आप लोग चेक करो, इधर पढ़ाने वाले आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स हैं जो ये पढ़ा रहे हैं। नस्ट के एक्सपर्ट लोग हैं, फास्ट के, यूईटी के इस दफा स्प्रिंग के टॉपर हमारे स्टूडेंट थे, फॉल के टॉप जो पोजीशंस पे आया, थर्ड पोजीशन जो थी वो हमारे बैच का स्टूडेंट था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के सब बने। और कोई एक आधी पोजीशन नहीं होती है हमारे, अगर आप 300 अबाव देखो तो वो 150 के करीब स्टूडेंट है जिनका 300 आया था यूईटी के अंदर। 150 प्लस हमारे इतने स्टूडेंट्स जाते हैं, 160 में जाते हैं, 170 में जाते हैं। तो ये ऐसा इदारा है जो आपके पास मौजूद है जिसमें आपको रेलिवेंट प्रिपरेशन मिलती हैं। तो टाइम ज़ाया करना बंद करें, अभी आज ही बैच के हिस्सा बनो, जिसमें हमारा पोर्टल आपको दिया जाता है, सेग्रीगेटेड प्रैक्टिस जोन मिलता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस जोन होगा। आपको पूरे 4 रिकॉर्डेड सेशन दिए जाएंगे। एक रिकॉर्डेड सेशन जो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, पास एजुकेशन सिस्टम आपको 4 रिकॉर्डेड सेशन दे रहा है, वो भी 7000 में। और ये 7000 वन टाइम पे करनी है, पूरे साल की फीस है। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेकर 11 बजे तक। ये तमाम फीचर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं, पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। और अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी कर रहे हो तो अपने मार्क्स को भी शेयर करें। पास एजुकेशन सिस्टम ने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर मॉक टेस्ट को शेयर किया, जाके वो मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, जाके उसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। एंड वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एनईटी 2, जिन बच्चों का अपकमिंग डेट्स में आ रहा है। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।